इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो के एंड तक तुम ग्राफ को मास्टर कर लोगे। हाँ, ग्राफ वो एक ऐसी चीज़ है जिसे हमने बहुत मुश्किल बना कर रखा है, हालांकि वो इतनी है नहीं। तो ये एक बहुत ही एडवांस ट्यूटोरियल होने वाला है। मैं बहुत बेसिक चीज़ें नहीं समझाने वाला हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं एज्यूम करता हूँ कि तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स ऑलरेडी आता हो। तो अब बात आ जाती है उन लोगों के लिए जिन्हें ये नहीं पता कि ग्राफ होते क्या है। वेल, ग्राफ का मतलब कोई भी दो लाइन एक्स और वाई डायमेंशन बताना नहीं होता। हाँ, ये उनका बेसिक्स है, लेकिन एग्जैक्ट मतलब ये नहीं है। एक ग्राफ किसी भी स्पीड को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड आज हम दोनों चीजें सीखने वाले हैं। तो एक ग्राफ सीधा तब होता है जब हमारे वीडियो में की फ्रेम्स नहीं होते हैं या दो सेम जगह पर की फ्रेम्स होते हैं, और वहीं ग्राफ हिलता तब है या ऊपर या नीचे तब होता है जब हमारे पास दो अलग अलग की फ्रेम हो, एक स्टार्टिंग और एक एंड। अब हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसे जाए, बस यही चीज़ दिखाता है हमारा एक ग्राफ। वो ये भी बता सकता है कि एक ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ है वो यहाँ पर कैसे पहुँचेगा। स्पीड तो हम डिफाइन कर सकते हैं ग्राफ की फ्रेम्स की मदद से। हमने दो की फ्रेम्स लगा दिए। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो एनिमेशन कंप्लीट होगी, तो हमने टाइम स्पेसिफाई कर दिया है। लेकिन हमें उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से मूव कराना है, ये काम करता है ग्राफ या ग्राफ एडिटर कह लो। तो अब थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देता हूँ, सीधे चलते हैं हम अपने कंप्यूटर पर। तो अब हम आ चुके हैं अपने सॉफ्टवेयर पर। अब मैंने एक ग्रेडियंट को इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पर। अब मैं इस पर एक बेसिक सा शेप बनाने वाला हूँ। लेट्स से मैं एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर। एक्चुअली हमें शेप चाहिए तो इस लेयर को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। एंड तो ये हमने एक बेसिक सा शेप बना लिया अपना सर्कल। अब हम क्या करेंगे, हमें इसे एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, इस शेप वाली लेयर पर P दबाएंगे ताकि पोजीशन आ जाए। हम उस पर की फ्रेम लगाते हैं, आगे जाते हैं एंड इस पॉइंट पर इसको खिसका के आगे कर देते हैं। अब हमने ये स्पेसिफाई किया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक टाइम दे दिया है इस एनिमेशन को, बिकॉज हमने टाइम स्पेसिफाई कर दिया अब कि ये जो एनिमेशन चल रही है ये होगी इस फ्रेम से लेकर इस फ्रेम तक, यानी कि 1 मिनट और 10 सेकंड पर यह एनिमेशन ख़त्म हो जानी चाहिए। तो हमने टाइम लिमिट कर दिया है, टाइम स्पेसिफाई कर दिया है। अब हमें उस प्रोसेस को भी स्पेसिफाई करना है कि ये एनिमेशन कैसे ख़त्म होगी। अभी जैसे मैं इसको यहाँ पर लूप पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो लूप पे लगाने के बाद हमारी एनिमेशन अभी कुछ ऐसी दिख रही है, और ये अटक इसलिए रही है क्योंकि फ्रेम रेट हमारा अभी 15 FPS है। मैं इसे 30 कर देता हूँ एंड अब इसे प्ले करेंगे तो कुछ ऐसी रहेगी हमारी वीडियो, बिल्कुल बेसिक सी। और इसे जो हम कहते हैं, ये दो जो छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं या डायमंड कहते हैं इन्हें, ये जो दो डायमंड है, अगर ये चीज़ आ रही है तुम्हारी स्क्रीन पर, यानी कि तुम्हारी जो की फ्रेम की एनिमेशन है वो अभी लीनियर फॉर्म में है। इन दोनों को हम लीनियर कहते हैं। अब इसे अगर प्ले करके देखूँ तो ये बहुत ही ईजिली जा रही है। ये यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ वापस आ रही है एंड बेसिकली पूरी एनिमेशन हमारी लूप कर रही है। अब इसे थोड़ा और सीमलेस बनाने के लिए मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ एंड तो अब जो मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से गिनूंगा कि कितने फ्रेम्स हैं हमारे सेंटर तक। तो यहाँ पर है, जैसे मैं कंट्रोल और शिफ्ट दबा के करूँगा तो 10 फ्रेम आगे बढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5, बेसिकली 50 फ्रेम की हमारी एनिमेशन है। तो यहीं से हम 50 फ्रेम और आगे जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर हम इसे स्टार्टिंग वाली अपने की फ्रेम को उठाकर पेस्ट कर देंगे, कॉपी एंड पेस्ट। तो अब हमारी जो एनिमेशन है ये कुछ ऐसी दिखेगी, लूप करती जा रही है। जो हमारा शेप है वो एक जगह से दूसरी जगह होके जा रहा है और वापस वहीं पर आ रहा है। अब इस एनिमेशन को हम कहते हैं लीनियर एनिमेशन। ये कर सकते हो तुम, बट कहीं ना कहीं ऐसी एडिटिंग को मैं प्रोफेशनल नहीं मानता, बिकॉज ये बहुत ही जिटरी फील होती है। इसमें वो स्मूथनेस, वो अच्छापन नहीं है अगर मैं ऐसा कहूँ तो बेसिकली हमें इसे चेंज करने के लिए चले जाना होगा ग्राफ एडिटर में। अब हमने इसका टाइम स्पेसिफाई कर दिया है। अब हमें इसका प्रोसेस स्पेसिफाई करना है कि कैसे हम बेसिकली अपनी पूरी जो एनिमेशन है उसको दिखाना चाहते हैं। तो मैं सारे इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और इस वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप शिफ्ट और F3 भी दबा सकते हो, दोनों से सेम चीज़ें आएंगी। अब यहाँ का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये ट्राइंगल इसीलिए बना है क्योंकि हमने यहाँ पर की फ्रेम्स लगाए हैं, ये और ये हमारे 3 की फ्रेम्स हैं। अगर मैं वापस जाऊँ इसी नॉर्मल पैनल में अपने, तो हमारे जहाँ पर की फ्रेम्स है वहाँ पर ट्राइंगल आ गए हैं यहाँ पर। अब क्योंकि हमारा नॉर्मल की फ्रेम था जो कि हमारा बेस पर था, यहाँ पर कुछ नहीं होना था, तो ये नीचे लगा है, यानी कि ये है इसकी बेस लाइन। अब इस बेस लाइन के ऊपर गया है, यानी कि एक्स जो पोजीशन है, एक्स पोजीशन चेंज हुई है, बढ़ी है। अगर ये यहाँ जाने के बजाय इस साइड जा रहा होता तब ये चीज़ ऊपर की जगह इतनी ही गहरी नीचे बनती। तो अगर मैं इसे आगे लेके जाऊँगा
तो अब ये यहाँ पर पहुँच गया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे नीचे कर दूँ तो ये पीछे जाने लगा वापस। अब ये x में नहीं, ये -x में जा रहा है। तो ये हमारे 3 की फ्रेम्स है हमारी पूरी एनिमेशन के। अब अगर मैं इन्हें सिलेक्ट करूँ शिफ्ट दबाकर और कीबोर्ड पे F9 दबा दूँ तो ये बन जाएंगे ईजी ईज में, यानी कि हमारे सारे के सारे जो की फ्रेम्स हैं वो अब स्मूथ हो गए। इन्हें प्ले करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, यानी कि बेसिकली हमारी जो एनिमेशन है वो धीरे से स्टार्ट हुई और स्पीड उसकी बढ़ गई और बढ़ के वो धीरे धीरे करके वापस ख़त्म होगी। इससे कहते हैं हम ईजी ईज। बट अगर हम चाहें तो हम इन स्पेसिफिक की फ्रेम्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। अब मुझे सिर्फ एक ही पोजीशन पे काम है। ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस। z एक्सिस नहीं है हमारे पास क्योंकि 3D नहीं है, ये 2D है। अब हमें जैसे सिर्फ एक एक्सिस पे काम करना है, यानी कि x, इसमें y तो है नहीं क्योंकि, तो मैं इस पोजीशन पे राइट क्लिक करूँगा और क्लिक कर दूंगा सेपरेट डायमेंशन। अब इसके बाद हमारे पास x पोजीशन आ गई और y पोजीशन आ गई है। x में यहाँ पर एक ट्राइंगल इसलिए बन रहा है क्योंकि x हमने एनिमेट किया है, y पे सीधी लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि हमने कुछ भी एनिमेशन नहीं करा। तो अगर मैं यहाँ से y को चेंज करूँगा तो हमारा जो स्फीयर है वो ऊपर नीचे घूमने लगेगा, हमें वो नहीं करना। तो y का हमें कोई काम नहीं है, y पे हम एनिमेशन बंद कर देते हैं। x पे क्लिक करेंगे, इसे वापस ईजी ईज कर लेते हैं हम एक बार, ठीक है। अब हम सेपरेटली भी इन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं इस वाले हैंडल को ऊपर कर दूँ तो अब इसकी स्पीड यहाँ से बढ़ जाएगी एंड यहाँ से धीरे हो जाएगी, यहाँ से वापस तेज़ हो जाएगी और यहाँ पर धीरे हो जाएगी। इसे प्ले करके देखते तो कुछ ऐसा होगा। बैकग्राउंड को मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो गए आप लोग। अब इसे प्ले करेंगे, देखा यहाँ पर क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी स्पीड इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। इसे हम कम करेंगे तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। साथ ही साथ हम इसको भी थोड़ा सा कर्व कर देते हैं ताकि एक सीमलेस सा ट्रांजिशन क्रिएट हो जाए। इसे थोड़ा सा ऐसे। अब क्योंकि ये ऐसा आ गया है, अब आपको कांस्टेंट स्पीड में जाते टाइम और कांस्टेंट स्पीड में आते टाइम दिखेगा। अब ये यहाँ पर जिटर इसलिए कर रहा है क्योंकि जैसे ये एनिमेशन यहाँ पर ख़त्म होती है ये वाला फ्रेम वापस चालू हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा इफेक्ट आता है जिससे आपको लगे कि ये बाउंस कर रहा है इधर पर, ये नीचे जाकर बाउंस कर रहा है। और बाय द वे अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो है हमारा वैल्यू ग्राफ। हम स्पीड ग्राफ में काम नहीं कर रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा हम वैल्यू ग्राफ पर हैं और इसके नीचे हमारा स्पीड ग्राफ। स्पीड ग्राफ बिल्कुल यूज़ कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू ग्राफ में और ज़्यादा स्मूथनेस आती है। अब अगर मैं इस हैंडल को यहाँ नीचे कर दूँ, शिफ्ट दबाया मैंने ताकि ये हॉरिजॉन्टल रहे, इस वाले को भी शिफ्ट पे क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा लेफ्ट साइड। अब ये बहुत ही स्मूथली जाएगा, देखना बस, अब डिफरेंस समझना। इस साइड भी हम ऐसे ही कर देते हैं। तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि ये जो हमारा वेलोसिटी ग्राफ है ये बता रहा है कि किस पर्टिकुलर टाइम पर क्या चीज़ की कितनी स्पीड है और क्या पोजीशन है बेसिकली। तो इस टाइम पर ये धीरे से स्टार्ट होता है, स्पीड इसकी अचानक से बढ़ जाती है, उसी बड़े बड़े में ये धीरे से यहाँ पर कम हो जाती है और एनिमेशन यहाँ ख़त्म होती है एंड ये वाली एनिमेशन हमारी लूप हो जाती है, फिर से कुछ ऐसी दिख रही है। तो ये बेसिक्स होता है ग्राफ का। अब जितना स्मूथ हमारा कर्व रहेगा उतनी स्मूथ हमारी वीडियो दिखेगी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वीडियो पड़ी है जो कि मैंने बनाई थी आज से कुछ साल पहले, मैं जब AMV एनिमे म्यूज़िक वीडियो कहते हैं उन्हें, बट मैं उन्हें अपने तरीके से एडिट कर रहा था। तो मैंने उस टाइम एक बनाई थी, तो वो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। जब तक ये वीडियो ढूंढ रहा है, मैंने बहुत साल पुरानी वीडियो थी वो, तो पता नहीं कहाँ पर पड़ी होगी। जब तक ये ढूंढ रहा है तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि ग्राफ से एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। अगर मैं कुछ ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने अभी बोलने से पहले अपनी जीभ काट चुका हूँ तो मेरे से बात करते नहीं बन रहा। बट स्टिल मैं ये बता देता हूँ कि ग्राफ जो होते हैं बेसिकली वो एक वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, क्योंकि स्मूथ वीडियोस आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। हम लीनियर की फ्रेम्स को यूज़ करेंगे तो हो सकता है हमारी वीडियो अच्छी लगे, लेकिन जब हम यूज़ करेंगे अपने ईजी ईज और कस्टम एनिमेशन क्रिएट करके हम यूज़ करेंगे, तब हमारी वीडियो नॉर्मल एडिटर से बहुत ही ज़्यादा अलग लगेगी। एंड आज के टाइम पे मैं बताता हूँ, कोई भी कहेगा कि आप लीनियर की फ्रेम्स अच्छे से कर सकते हो, बट अगर आपने किसी के सामने ये ग्राफ एडिटर और वैल्यू ग्राफ खोल के एडिट करने लगे तो आप पहली बात तो प्रोफेशनल लगोगे, और दूसरी बात लगने से कोई मतलब नहीं, आपके काम में प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए। आपको अलग से एक बेनिफिट मिलेगा अगर आपको ये सारी एडवांस लेवल की चीज़ें आती हो। तो एक परफेक्ट और स्मूथ वीडियो कैसे बनाई जाती है इन्हीं ग्राफ की मदद से, वो मैं अभी दिखाता हूँ। तो अब ये वीडियो जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो देखना।
तुमने इसमें दो चीज़ें गौर करी होगी। सबसे पहली कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी वीडियो, एंड अब तक की ये बाय फार मेरी सबसे बेस्ट वीडियो रही है कर्व्स के मामले में। अब मैं ऑब्वियसली इनको लीनियर कर्व से भी बना देता, लेकिन अगर मैं लीनियर कर्व से बनाता तो मुझे उतना अप्रिसिएशन और इस पोस्ट को उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिलता जितना कि मुझे किसी लीनियर कर्व में मिलता। जब वीडियो स्मूथ बनती है तब अलग से स्टैंड आउट करती है। लोगों को लगता है कि आपने उसमें थोड़ा सा टाइम, उसमें अपने एफर्ट्स लगाए हैं और साथ ही साथ उसमें बहुत सारी नॉलेज भी लगी हुई है, और ये बहुत ही एडवांस कंसेप्ट होता है। जब भी मैं किसी को सिखा रहा होता हूँ तो ये चीज़ें मैं नहीं सिखाता, बिकॉज अगर वो की फ्रेम समझते समझते ग्राफ समझने लग गया तो उसका बेड़ा गर्क हो गया। वो कुछ एक ही चीज़ एक बार में समझ सकता है। अब जैसे ये वीडियो जो लोग देख रहे होंगे उन्हें थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में आइडिया होगा, और हो सकता है उन्होंने स्पीड ग्राफ को यूज़ किया हो, लेकिन वैल्यू ग्राफ हमारा और भी ज़्यादा अच्छा आउटपुट निकाल के आता है। और हो सकता है कि आपको ये चीज़ पहले से भी आती हो, बट आई होप आपको कुछ ना कुछ एक नई चीज़ सीखने मिली हो, या कुछ भी नहीं तो एक रिवीजन ही कह लो, एक रिवीजन हो गया होगा आपका। अब इसको और अच्छा करने के लिए आप मोशन ब्लर ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मोशन ब्लर मैंने ऑन कर दिया है, एंड अब ये थोड़ी लेयर हमारी और अच्छी दिखेगी। एंड येस, मोशन ब्लर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम बस मोशन ब्लर इनेबल कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि मोशन ब्लर क्या है, कितना स्पेसिफाइड एंगल है, कितनी शटर स्पीड है, कितना शटर का एंगल है, हम कुछ भी ध्यान नहीं देते। तो मैं बताता हूँ, आप कंट्रोल के दबाएंगे, सीक्वेंस की सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी सारी की सारी मोशन ब्लर की सेटिंग्स दिखने लगेगी। अब आप चाहो तो मेरी सेटिंग्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बिकॉज मैंने ये बहुत ही एक स्वीट स्पॉट निकाल के अपनी चीज़ें करी है। अब मान के जो शटर एंगल मैं बढ़ा दूंगा तो देखना मोशन ब्लर को क्या होगा। सी, हमारा मोशन ब्लर चेंज हो गया है। अब मैं सैंपल पर फ्रेम को चेंज कर दूंगा तो हमारा मोशन ब्लर और ज़्यादा चेंज हो गया है। अब इसमें हुआ क्या है, जब हमने सैंपल्स बढ़ाए हैं तो तब हमारी जो मोशन ब्लर है, मोशन ब्लर की क्वालिटी इन्हेंस हो गई है। और ऐसी ही शटर फेज, हर एक चीज़ का अलग अलग कंसेप्ट है, हर एक चीज़ का अलग अलग इम्पैक्ट है और यूज़ केस है। तो मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं कैंसिल कर दूंगा। और आप चाहो तो मेरी सीक्वेंस सेटिंग्स कॉपी कर सकते हो, ये मोशन ब्लर की। ये वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंस सेटिंग्स है जो कि मैंने ट्रायल और एरर कर करके अपने लिए एक स्वीट स्पॉट ढूंढा है। तो ये रही हमारी कुछ एनिमेशन, और ये रही आज की एडवांस ग्राफ्स की क्लास। आई होप आपको कुछ नया सीखने मिले, और मैं चाहूँगा कि आप कुछ भी ऐसी चीज़ क्रिएट करें इन्हीं ग्राफ्स की मदद से या इन्हीं ग्राफ्स को यूज़ करके, तो मुझे ज़रूर टैग करिए और अपनी स्टोरीज़ पे डालिए, और मुझे रील्स भेजिए। मुझे जो भी कुछ आप प्रोड्यूस करते हैं वो कुछ भेजिए, ताकि मेरे को भी पता चले कि तुम लोग काम क्या कर रहे हो और कितनी चीज़ें वो तुम्हारे काम आ रही है। अगर मेरा सिखाया कुछ भी कंसेप्ट तुम्हारे किसी भी काम आ रहा हो तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो ये था आज का आफ्टर इफेक्ट्स का क्लास मच्छर। तो ये रही आज की आफ्टर इफेक्ट्स की क्लास, जिसमें हमने सीखा ग्राफ्स की इंपॉर्टेंस क्या रहती है की फ्रेम्स में, की फ्रेम्स को स्मूथ कैसे करते हैं, लीनियर कर्व्स क्या होते हैं और इजी ईज क्या होता है। साथ ही साथ हमने देखा कि ग्राफ्स पे मोशन ब्लर का क्या इफेक्ट होता है, मोशन ब्लर की सेटिंग्स क्या होती है, एंड मोशन ब्लर की सेटिंग्स कितना अफेक्ट करती है मोशन ब्लर को। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नई चीज़ डिस्कस करेंगे, और जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो मेरे पास थी तो मैंने आपको बताई। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है मेरे लायक तो उन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारा कमेंट ये सारी ऑडियंस तक पहुँचे और अगली कोई वीडियो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में से ही बने। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप क्रिएटिंग।